हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ऑफिसर एकेडमी में। हम आज बिहार स्पेशल में बीपीएससी के लिए बिहार का प्राचीन इतिहास पूरा ख़त्म करेंगे एक वीडियो में। आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। यह वीडियो रिवीजन पर्पज़ पे होगा क्योंकि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है समय। तो हम ऐसे सीरीज़ लेके आ रहे हैं जैसे कि बिहार स्पेशल में बिहार प्राचीन इतिहास की लेक्चर एक वीडियो में समाप्त हो जाए और आप उसको जब भी देखें कम से कम 5 6 7 बार, नहीं तो हम तुम्हें 10 बार देख लीजिए रिवीजन मोड में। क्योंकि वीडियो देखना है, नोट नहीं करना है, बस सुनते रहिएगा क्या हम पढ़ा रहे हैं क्या बता रहे हैं, उसको नोट करते रहिएगा। मतलब नोट नहीं, मतलब रिवीजन करते रहिएगा। क्योंकि यह फिर से हम बता रहे हैं, यह वीडियो रिवीजन पर्पज़ पे होगा। और थोड़ा सा हमारी सेहत ठीक नहीं है, फिर भी हम सोच रहे हैं वीडियो में लेट ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल। तो आप लोग बनाए रखिएगा। हम बताए थे आपको जो एक पीडब्ल्यू के जैसो रिवीजन बुकलेट आया है, वो बुकलेट हम पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आप लोग अगर वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा, अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमें आप टेलीग्राम पे या फिर ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे या ईमेल आईडी पे, जिसके पे आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, जिससे हमसे आप कनेक्ट करके और कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो फिर हम आपको क्या करेंगे, वहाँ से भेज देंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो पीडीएफ। बाकी ऐसे मार्केट में टेलीग्राम पे बहुत सारे अवेलेबल है ऐसा पीडीएफ। तो हम चाहते हैं कि आप लोग पूरा कंप्लीट पढ़िएगा नहीं। इससे अच्छा है कि हम ऐसे वीडियो लेके आए कि आप लोग केवल खाना बनाते हैं, सुन रहे हैं, पार्क में हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, जहाँ भी हो ये वीडियो लगा लीजिएगा। कोई काम कर रहे हैं तो आप उसको सुनते रहिएगा। देखिए, हम आए हैं बिहार स्पेशल में बिहार का प्राचीन इतिहास। ये संपूर्ण प्राचीन इतिहास रहेगा। 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा, जितना लगेगा। जब तक ख़त्म नहीं करेंगे इसको हम रुकेंगे नहीं। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी होगा उससे हम अच्छा और इम्प्रूव करेंगे वीडियो में। देखिए, पहला अध्याय है, इसमें 5 अध्याय होगा, कम से कम 5 6 अध्याय हम पढ़ेंगे। पहला अध्याय बिहार के प्राचीन इतिहास का स्रोत। हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलता है इतिहास में, जो बिहार भी है। देखिए, एक होता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत होता है, इसमें क्या होता है कि आप जो है सो जितने भी, इसमें कोई लिखा हुआ चीज़ नहीं होता है। एक मिनट दो। देखिए, पुरातात्विक स्रोत जो होता है, पुरातात्विक साक्ष्य, ये जो है सो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। जैसे कि कोई पेंटिंग किया होगा, उसमें पेंटिंग से मुझे सब पता चलेगा। मूर्तियाँ वूर्तियाँ जो मतलब पुराने ज़माना का होगा उससे पता चलेगा। उत्खनन से जो भी कुछ मुझे मिलेगा, सिक्के मिलेगा, स्मारक मिलेगा, शिलालेख मिलेगा। लेकिन याद रहे, सिक्के पे अक्षर आता है, तब अक्षर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ से साहित्यिक स्टार्ट हो जाता है। तो हम पुरातात्विक स्रोत में देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। इसका मतलब होता है ऐसा काल जिसमें केवल और केवल हम खनन के विधि से जानकारी लेंगे। जैसे औजार हो गया, पत्थर का कुछ औजार हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, उपकरण हो गया, उससे जानकारी जो प्राप्त होगा वो हमें पुरातात्विक बोलेंगे। तो ये पुरातात्विक में देखेंगे प्रागैतिहासिक पाषाण युग में, इसमें पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण स्थल है, मध्य पाषाण स्थल है, और जो है सो इसमें ही जो सो नव पाषाण स्थल है। अन्य भी देखेंगे। फिर हम आएंगे ताम्र पाषाण काल, फिर आएंगे जो सो ऐतिहासिक युग पे। तो देखिए, जो पूरा पाषाण स्थल है, बिहार में साक्ष्य मिलता है 1 लाख ईसा पूर्व। ईसा पूर्व आपको हम समझा दिए हैं पिछले वीडियो में। आप लोग अगर ईसा पूर्व, ईस्वी, बीसी, AD नहीं समझ में आ रहे होंगे तो मेरा देखिएगा इसी चैनल पे जो है सो वीडियो होगा रखा हुआ बिहार स्पेशल करके, उसी में हम समझाए हैं जो ये सब इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है। तो देखिए,
हम इस काल में देखेंगे पत्थरे से बने औजार, और क्या देखेंगे, ये देखेंगे जो हाथ से कुल्हाड़ी, और फिर देखेंगे विभिन्न अन्य उपकरण। अब आप बोलेंगे पत्थर से औजार कैसे बनता है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जिस समय हमारे पास लोहा का उपकरण नहीं था, लोहा का आविष्कार हुआ है लगभग वैदिक काल से हम मानते हैं, कलयुग से, तो लोहा नहीं था तो किसी न किसी तरीके से जो चीज़ काटना है, कुछ करना है तो किससे काटेंगे, तो पत्थर को तोड़ते थे, फोड़ते थे, पत्थर पटक के, तो उसकी आकार कटिंग होता था, तो उसके कोर्स से काटते पीटते थे, तो इसीलिए बोलते हैं पत्थर की औजार। देखिए बिहार में नालंदा से जेठियन घाटी से हमें क्या मिलता है, पूरा पाषाण स्थल मिलता है। फिर जो है सो गया के पेमार घाटी से मिलता है पूरा पाषाण स्थल। कहाँ से पूरा पाषाण स्थल मिलता है बिहार में, नालंदा से मिलता है, गया से मिलता है, मुंगेर से मिलता है, भागलपुर से मिलता है, और पश्चिमी चंपारण से मिलता है। ये सब क्या है, ये सब है पूरा पाषाण स्थल। कहाँ से मिला है, एक बार हम अगर बोलिएगा तो मैप में दिखा देते हैं आप लोग को, अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा। तो मैप देख लीजिए एक बार, देखिए ये है, कहाँ है, पहला क्या है, नालंदा जो है सो किसके है, ये नालंदा, देखिए ना, नालंदा से है, गया से है, मुंगेर से है, मुंगेर कहाँ गया, यहाँ पे मुंगेर हो गया, और ये हो गया भागलपुर हो गया, ठीक, भागलपुर हो गया, और क्या है, पश्चिमी चंपारण, तो ये हो गया पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण। यहाँ इतने डिस्ट्रिक्ट से क्या मिलता है, पूरा पाषाण का स्थल का साक्ष्य मिलता है। अगर हम बात करेंगे जो है सो मध्य पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है, जो बिहार की बात करें, अगर पूरे भारत की बात करें सबकी कालक्रम अलग है, लेकिन मध्य पाषाण काल में बिहार में 1,00,000 BC से लेके 40,000 BC तक का स्थल माना जाता है। ये सभी स्थल झारखंड में था, क्योंकि जब इस समय की बात करेंगे तो बिहार से जो झारखंड अलग हुआ है 2000 में, तो इसलिए बिहार से सब झारखंड में चला गया है। तो वो स्थल कुछ मुंगेर में भी है, एक सेकंड दोस्त, हाँ, तो कुछ कहाँ है, मुंगेर में है। तो कहाँ है, देखिए संथाल परगना, रांची में है, हजारीबाग में है, और शिवभूमि में है, सभी झारखंड में है। मध्य पाषाण स्थल ज़्यादातर कहाँ है, झारखंड में है, लेकिन बिहार में भी है जो कि मुंगेर ज़िले में है। यहाँ पत्थर से बने उपकरण मिले हैं, जो कि ये 9000 से लेके 4000 ईस्वी तक का है। ईस्वी मतलब होता है BC, ईस्वी मतलब होता है, ईस्वी पूर्व मतलब होता है BC, और ईस्वी मतलब होता है AD, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह जन्म के बाद। अब आते हैं नव पाषाणकालीन स्तर। अब नव पाषाणकालीन स्तर क्या होता है, देखिए अब एक होता है पूरा पाषाण, जहाँ पे अच्छे तरीका के औजार नहीं मिलेगा, एकदम जैसा मिला वैसे से हम यूज कर लिए, थोड़ा सा और मीडियम बन के चला, थोड़ा और डेवलप किया सिटी जगह एरिया, तो क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण काल आएगा। लेकिन जब नव पाषाणकालीन आएगा, यानी कि जो पाषाण काल में था, पूरा पाषाण काल में था, उसके बहुत ही अच्छे, देखिए पाषाण मतलब होता है स्टोन, तो स्टोन से जीवन स्टोन पत्थर से जीवन जीते हैं, पत्थर से जो भी कुछ बनाएंगे पत्थर से ही बनाएंगे। तो क्या होता है, जब नव पाषाण काल में आएंगे तो अब क्या हो जाएगा, धारदार बन जाएगा, हर चीज़ को धार देना समझ में आ जाएगा, मतलब उसमें अब हड्डी के सूक्ष्म हड्डी के जो औजार बनना मिल जाएगा। तो देखिए नव पाषाण काल बिहार में जो स्थल है वो 2500 से लेके 1500 ईसा पूर्व से पहले तक का है। तो कहाँ है नव पाषाण स्थल, तो देखिए आपको हम बताते हैं, मध्य पाषाण स्थल केवल बिहार में एक ही जगह है, देखिए कहाँ है, यह मुंगेर, याद रखिएगा। यहाँ से इकलौता जिला है जहाँ जो है सो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के जगह मिलता है, कहाँ से, मुंगेर से। अब आते हैं नव पाषाण काल में, तो चिरांद कहाँ है, यह सारण में है, और सारण एक जिला है, और चेचर कहाँ है, वैशाली में है, वैशाली में है चेचर। से पत्थर और हड्डी से बने सूक्ष्म उपकरण, छोटा उपकरण, जैसे कि अगर हम देख के चलते हैं तो जितना छोटा जैसो चिप, देखिए पहले क्या था, बड़ा चिप था, चिप में हमको याद है कि जब 2013 में मेरे पास एक चिप था जो मोबाइल में लगाने के लिए होता है, 512 MB का था, कितना था, 512 MB का। लेकिन उस समय चिप का आकार था मेरे पास, ये बहुत साइज बड़ा था आकार चिप का, समझे, मान लीजिए बहुत साइज बड़ा आकार था। लेकिन आज देखिए छोटा चिप में कितना बहुत ज़्यादा आकार में, मतलब बहुत सारा स्टोरेज हो जाता है।
तो जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा गहरा काम होगा उसमें। जैसे मान लीजिए सोना में हम कोई सोना को जेवर बनाते हैं तो छोटा सा जेवर में बहुत अच्छा अच्छा गुनाई गुधाई और आकार बनाते हैं। तो वही है, क्या हो गया कि सूक्ष्म मतलब छोटा उपकरण मिले हैं, हड्डियों से बने हथियार मिला है। अब देखिए चिरांद जो सारण में है, नवपाषाण हड्डी का उपकरण मिला, हड्डी से बना हुआ उपकरण मिला हुआ है। कहाँ पे? चिरांद में। फिर वैशाली के चेचर, ताराडीह, सेनुआर और मनेर, ये यहाँ सबसे क्या मिला? काले और लाल बर्तन मिले हुए हैं। और बर्तन मतलब याद रखिएगा स्टील की बात नहीं कर रहे हैं, बर्तन हो सकता है मिट्टी का बर्तन होगा, हो सकता है मिट्टी को पका के बनाया गया हो, आग की उत्पत्ति अब आ गया था। तो देखिए क्या हो गया, जैसो लाल बर्तन मिला, गेरुआ रंग के जो पीले चित्रित मिट्टी, यानी कि देखिएगा जैसे मटका पे क्या होता है डिजाइन बनाए थे वैसे ही चित्रित किया होता है बर्तन था, ठीक है। और चित्तीदार बर्तन, उस पर एकदम जैसे मान लीजिए कोई बर्तन हो गया, मान लीजिए मटका बन गया, ये इस पर क्या कहते हैं? चित्ती चित्ती मार देते हैं ना, डिजाइन टाइप का डिजाइन, तो ऐसा बर्तन मिले हैं, ठीक। अब देखिए जब नवपाषाण काल आएगा तो यानी क्या हम बताए थे, जो पाषाण काल स्थल होगा उससे विकसित होगा, तो कुछ न कुछ विकसित बस्तियां भी होंगे। तो जो विकसित बस्तियां हैं वो कहाँ से होगा? चेचर मतलब वैशाली में, वैशाली में एक जगह है श्वेतपुर, वहाँ से विकसित बस्तियां मिलता है। किस काल का? नवपाषाण काल का। फिर है चिरांद, चिरांद हो गया, ताराडीह, मनेर और सेनुआर, ये सब जगह से हमें एकदम विकसित बस्तियां मिले हैं, एकदम अच्छे अच्छे घर मकान गांव अच्छे अच्छे मिले हैं। जैसे कि आज है ना विकसित विकासशील, वैसे ही डेवलप बस्तियां मिले हैं। नवपाषाण उपकरण में क्या क्या मिला है? भीम बांध से, देखिए भीम बांध है, भीम बेटिका अलग है लेकिन भीम बांध अलग है। भीम बांध कहाँ पर है? मुंगेर में है। केऊर कहाँ है? गया में है। सेनुआर कहाँ है? रोहतास में है। चेचर और कुतुबपुर ये कहाँ है? हाजीपुर में है। और हाजीपुर में ही किसका मुख्यालय है? वैशाली का है। तो अब आते हैं कुछ अन्य स्थल भी है। अन्य स्थल कहाँ कहाँ है? देखिए मुंगेर के पैसारम में प्रारंभिक और पुराने पाषाण युग के औजार, हाथ की कुल्हाड़ी और क्लीपर, जो क्लीवर था, ठीक, क्लीवर आदि नवादा, कैमूर और जमुई की पहाड़ी से शैल चित्रों की खोज हुई है। अब आ गया जो अलग अलग चित्रकला के खोज आ गया, शैल चित्र हो गया। कहाँ के? जमुई की पहाड़ी से, कैमूर के पहाड़ी से और नवादा के पहाड़ी से। देखिए जमुई कहाँ? ये है जमुई की पहाड़ी, नवादा की पहाड़ी, ये सबसे क्या यहाँ से क्या मिला है? हमें शैल चित्र मिला है। बिहार में क्या मिला है? शैल चित्र की जानकारी मिलता है। अब देखिए यहाँ पे चित्रकला अच्छा बनना लग गया, इसलिए क्या बोलते हैं? नवपाषाण स्थल में से आता है। अब आते हैं ताम्रपाषाण काल, यानी कि तांबा का उपयोग अब करेंगे। पहले हम किसका कर रहे थे? पहले कर रहे थे हम उपयोग हड्डी का कर रहे थे, और किसका कर रहे थे? पत्थर कर रहे थे। अब हम करेंगे तांबा का। अब कुछ भी लिखेंगे तांबा पे लिखे, तांबा का ज़्यादा उपयोग करेंगे। देखिए तो जो तांबा का स्थल मिला है ये कहाँ से मिला है? बिहार में ताराडीह, चिरांद, चेचर, मनेर, सोनपुर, वैशाली से अलग अलग मिट्टी के बर्तनों की खुदाई की गई है। कहाँ कहाँ? जो यहाँ पे लिखा हुआ है सब, क्योंकि नवपाषाण काल अच्छा सा मिलेगा ही। बिहार के मध्य गंगा मैदान में कई ताम्रपाषाणिक युगीन जो कि 2000 ईसा पूर्व से लेके 700 ईसा पूर्व तक, कहाँ है? 2000 BC से 700 BC, ये बिहार के कालखंड की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। कलाकृति की खोज किया गया है। तो अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में ताम्रपाषाणिक काल बिहार में किस किस स्थल से मिलता है, तो चिरांद सारण से मिलता है, मनेर पटना से मिलता है, ओनूप या चंपा भागलपुर से मिलता है। आगे चल के चंपा हम पढ़ेंगे, जो 16 जनपदों में से एक आता है, चंपा के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, क्योंकि अंग का राजधानी चंपा होता है, उसको पढ़ेंगे हम। फिर देखिए चेचर या कुतुबपुर, ये कहाँ? वैशाली में है। सोनपुर कहाँ है? सारण में है। और ताराडीह ये कहाँ है? जो है सो गया में। यहाँ ये इतने जगह से बिहार में ताम्रपाषाणिक कालीन पत्थर स्थल मिला हुआ है। तो क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपाषाणिक काल स्थल है, जगह का साक्ष्य मिलता है, तो आप ऐसे जिला का नाम होगा आप चूज कर सकते हैं। इस कालखंड के स्थलों से काले और लाल बर्तन और तांबे के बर्तन क्या मिला है? काले कलर का मिले हैं, लाल बर्तन मिले हैं और तांबे के बर्तन मिले हैं। तांबे का उपयोग हो गया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? ताम्रपाषाण कालीन, तांबा से आता है।
चलिए, अब आता है ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग देखिए, एक होता है आंध्र ऐतिहासिक, इसी के बीच में आता है पुरातात्विक जो है सो प्रागैतिहासिक में, और ऐतिहासिक के बीच में आता है आंध्र ऐतिहासिक। इसमें क्या होता है, जो साक्ष्य तो मिलता है लिखा हुआ भी, मतलब कहीं ना कहीं लिखावट की तो साक्ष्य मिलता है, लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं गया। जैसे सिंधु सभ्यता का चीज़, सिंधु सभ्यता में हमें मुहर मिला है, उसमें लिखावट को देखने को मिलता है, लेकिन आज तक उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए उस आंध्र ऐतिहासिक बोलते हैं। अब आते हैं ऐतिहासिक युग। यहाँ से हम पढ़ भी सकते हैं, अपने क्या क्या है उसको पढ़ाई भी कर सकते हैं, जो भी साक्ष्य मिलता है। देखिए, सबसे पहले स्थापत्य शैली। स्थापत्य शैली क्या होता है, मौर्य काल के पुरातात्विक अवशेषों में कुम्हारा पटना में स्थित है, जो कि 80 स्तंभ वाले हल मिला। क्या मिला है, 80 स्तंभ पिलर, 80 पिलर के जो है खंडहर मिला है, शामिल मिला है। ठीक है, इसकी खुदाई स्पूनर या अल्टेकर क्या के कौन को किया है, स्पूनर, अल्टेकर और मिश्रा जी ने किया है। किसकी खुदाई, ये 80 स्तंभ वाले। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा कि 80 स्तंभ वाले खंभे बोल सकते हैं, 80 स्तंभ वाले हॉल बोल सकते हैं, इसकी खुदाई किसने किया है, तो निम्नलिखित में दिया होगा तो ऑल मार दीजिएगा, चाहे एक दिया होगा तो एक मारिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट में क्या है, अशोक के पॉलिश किए गए स्तंभों की खोज वैशाली, लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदगढ़, रामपुरवा में की गई है। कहाँ कहाँ, पॉलिश किए गए स्तंभ, यानी कि जो स्तंभ होता था, स्तंभ इसको आप पॉलिश करके लगाते थे, इसलिए उसका बता रहे हैं। चिरांद में कुषाण काल की स्मारकीय इमारतों के अवशेष मिला है। कहाँ से मिला है, कुषाण काल के अवशेष कहाँ से मिला है, चिरांद में मिला हुआ है। तो ये सब ये टॉपिक याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी आया है। गया, नालंदा, नवादा में पाल सेन स्कूल ऑफ आर्ट फला फूला है। कहाँ कहाँ फूला है, नालंदा, गया और नवादा में खुला है। अब आते हैं शिलालेख। शिलालेख का मतलब होता है किसी दीवार पर लिख देना, जैसे कि अशोक का शिलालेख बहुत प्रचलित है, 13वां शिलालेख, तो उसे ही शिला, जैसे कोई मकान हुआ, मकान पर लिख देना, खुरद के लिख देना, पत्थर पे लिख देना, उसको क्या शिलालेख है, क्योंकि अपने जानकारी देना। तो पत्थर के शिलालेख क्या है, पत्थर पे लिखने सबसे पुराने गुहा शिलालेख जो अशोक के समय का है। कहाँ है, अशोक के समय। कौन सा शिलालेख, गुहा शिलालेख। स्तंभों पर शिलालेख लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदगढ़ और रामपुरवा में पाए गए हैं, जो ब्राह्मणी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, अशोक सम्राट के काल के हैं। तो फिर लिखा हुआ नागार्जुन पहाड़ी पर मौर्य राजा दशरथ के शिलालेख हमें उस काल के आजीवकों के संरक्षण के बारे में बताता है, जो आजीवक कैसे सुरक्षा होते थे। इस शिलालेख पे ये सब लिखा हुआ है। ये पत्थर का शिलालेख है। अब हम बात करेंगे ताम्रपत्र शिलालेख, यानी कि तांबा के पत्ते पर लिखा हुआ, तांबा के प्लेट पर। तो गया, नालंदा के ताम्रपत्र जो है सो शिलालेख, और वैशाली और नालंदा में पाई गई मुहरें गुप्त काल की है। कहाँ की है, गुप्त काल। बिहार में 2 काल बहुत फेमस रहा है, जो गुप्त काल और एक जो है सो आते हैं मौर्य काल। तो ये दोनों बहुत ही फेमस है, हम इसमें आएंगे देखेंगे। देखिए फिर बोलता है बौद्ध गया के शिलालेख श्रीलंकाई भिक्षुक महामना, क्या है, महामना द्वितीय से जुड़ा हुआ है। कौन सा, बौद्ध गया में जो शिलालेख है वो किससे जुड़ा हुआ, श्रीलंकाई भिक्षुक से जुड़ा हुआ है। तांबे की प्लेट पर लिखे भूमि चार्ट, तांबे की, इसे यहाँ लिखा ताम्रपत्र, तांबे की प्लेट पर लिखे भूमि चार्ट हमें बिहार के पाल शासन काल में सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति के बारे में सूचित करता है। हम बार बार बोल रहे हैं आपको, शिलालेख इसलिए लिखा जाता है कि हर जगह की अपनी अपनी स्थिति बताता है, कि उसके बारे में दिखाया जाता है वहाँ पे कैसा कैसा है। तो देखिए नालंदा में पाए जाने वाले जो तांबे के प्लेट पर शिलालेख राजा धर्मपाल की है। किसका है, नालंदा जो मिला है वो राजा धर्मपाल के हैं। नालंदा और मुंगेर में ताम्रपत्र जो राजा वो किसका, देवपाल का है। भागलपुर में तांबे के प्लेट से शिलालेख किसका है, नारायण पाल का है। और भानगढ़ ताम्रपत्र पे जो लिखा हुआ है वो बिरगहा पाल का है।
अन्य शिलालेख भी है, अन्य महत्वपूर्ण शिलालेख भी है। प्रतिहार और गढ़वालों से संबंधित कुछ शिलालेख भी पाए गए हैं। मनेर यानी जो पटना में मनेर की गढ़वाल प्लेट 12वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध के दौरान पटना की राजस्व प्रणाली का वर्णन मिलता है। अब देखिए पटना में कैसे राजस्व होते थे, कैसे टैक्स दिया जाता था, उसके वर्णन मिलता है किसमें, मनेर की गढ़वाल प्लेट में। लेकिन 12वीं शताब्दी यहाँ पे लिखा हुआ पूर्वार्ध, तो यानी कि बोल सकते हैं 1150 ईस्वी से पूर्व, इसलिए बोलते हैं पूर्वार्ध मतलब था हाफ पहले। अन्य महत्वपूर्ण शिलालेख है भागलपुर में समुद्रगुप्त के पंचोभ और तामपत्र शिलालेख, गया में जीनी बीघा शिलालेख और देवपारा में शिलालेख आदि, ये अन्य शिलालेख मिलता है। अब आते हैं सिक्के का विवरण। देखिए सिक्के का विवरण क्या होता है, पटना के गोलकपुर और पूर्णिया में चांदी के बने पंचमार्ग सिक्के मिले हैं। क्या, पूर्णिया। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं एक नया जिला का नाम आया है पूर्णिया। देखिए पटना तो ये है, ये पटना तो है ये है, अब पूर्णिया कहाँ, ये है। तो पूर्णिया और पटना में क्या मिला है, चांदी का पंचमार्ग सिक्का। इसीलिए याद रखिएगा पूर्णिया में पहला भारत के एथेनॉल फैक्ट्री लगा था, बिहार का पहला एथेनॉल फैक्ट्री कहाँ लगा था, पूर्णिया में लगा था। बक्सर और चिरांद के सिक्के कुषाण साम्राज्य के हैं। बक्सर में ही एक बक्सर जिला है जहाँ पे 64 जगह है। 64 पे से क्या होता है, जो सो गंगा नदी का प्रवेश होता है। बक्सर कहाँ, ये बक्सर है, यहीं से गंगा नदी का प्रवेश होता है, याद रखिएगा। हाजीपुर से गुप्त काल के सिक्के मिले हैं। कहाँ से, हाजीपुर से। तो हमारे पास सिक्के किसका किसका मिला है, तो हम लिख सकते हैं सिक्के जो मिला है किसका किसका मिला है, पंचमार्ग सिक्के मिला है, पंचमार्ग। और किसका मिला है, कुषाण का सिक्के मिला है, कुषाण का सिक्का मिला है। और किसका मिला है, गुप्त काल का सिक्का मिला है। कहाँ कहाँ से मिला है वो जगह देख लीजिए, पटना, गोलकपुर, और पटना में जैसे गोलकपुर है वहाँ से, और पूर्णिया से। बक्सर और चिरांद, चिरांद कहाँ है, सरान में, याद रखिए चिरांद कहाँ है, हम बताए थे आपको अभी, चिरांद सरान में है। तो अब देखिए साहित्यिक स्रोत, अब आते हैं जो कि वेद पे चलेगा, लिखा हुआ चीज़ है कलम कॉपी से या पन्ना पे पाथ पे जो है। देखिए साहित्यिक स्रोत क्या होता है, साहित्यिक स्रोत वैदिक साहित्य, पुराण, महाकाव्य और बौद्ध साहित्य जैसे जैन साहित्य, गैर धार्मिक और विदेशी साहित्य। कुछ विदेश के लोग भी आए थे, उसने भी कुछ लिखा है, तो उस पर भी हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं वैदिक साहित्य पर। किस पे आते हैं, वैदिक साहित्य पर। तो वैदिक साहित्य में क्या क्या है, देखिए वैदिक साहित्य ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र को क्या कहते थे, कीकट कहते थे। क्या कहते थे, कीकट क्षेत्र, बिहार के जगह को कीकट, याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कीकट किस शब्द के लिए उपयोग किया था, लोक के लिए नहीं, जगह क्षेत्र के लिए, जी हाँ। तो बिहार के जो क्षेत्र था उसको कीकट कहते थे, और वहाँ पर जो लोग रहते थे उसे बतस कहते थे। क्या बोलते, व्रत कहते थे, व्रत्य, क्या बोलते थे, व्रत्य बोलते थे, कहा जाता। बिहार का सबसे प्राचीनतम स्तंभ अथर्ववेद और पंच विश्व ब्रह्मा में मिलते हैं। किसका प्राचीनतम, किसमें, अथर्ववेद में। जो यहाँ पे ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है, 4 वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अब आते हैं अथर्ववेद में मगध लोगों के साथ साथ अंग और गंधार या मुजवंत का भी उल्लेख मिलता है। अंग यानी कि वही अंगराज कर्ण, अंग जगह हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद में एक अंग भी है जहाँ पे कर्ण, वहाँ पे राजा भी थे, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। फिर बोलता है आर्य ने उत्तर वैदिक काल यानी कि उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व में भारत की पूर्वी भाग की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। किधर, भारत के पूर्वी भाग, अगर भारत ये है मान लीजिए तो किधर भागे, इधर की ओर बढ़ना शुरू करें। कौन किया, क्या आर्यों ने आके आर्य बसा था। अब क्योंकि आर्य जैसे वैदिक काल में ही आके बसे हैं। फिर बोलते हैं शतपथ ब्राह्मण में उत्तर बिहार में आर्यों के आगमन और प्रसार का उल्लेख मिलता है, यानी कि उत्तर बिहार में भी आर्य आए थे। कहाँ से मिलते हैं वो, शतपथ ब्राह्मण से मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार बिहार में गंगा के अलावा एक अच्छी तरह से स्थापित आर्य सभ्यता थी जिसे विदेह साम्राज्य के रूप में जाना जाता था। अगर क्वेश्चन में आएगा कि विदेह साम्राज्य
क्या था तो बोलिएगा आर्यों को स्थापित जगह था। वो क्या था? आर्यों को स्थापित जगह था विदेशवास। समझे? तो अब चलते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के दौरान जनक वंश को छोटे स्वतंत्र क्षेत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिन्होंने जनपद नाम दिया। क्या? देखिए, जनपद मतलब क्या? जहाँ पे लोग रहते थे। पहले जन बसना स्टार्ट किया था, जन से बहुत लोग आ गए, यानी गाँव की तरह बन गया तो जनपद कहला गया। अब बहुत सारे गांव बन के एक शहर जैसा बना दिया तो महाजनपद कहला गया। तो क्या हुआ? जनपद नामक गणराज्य की स्थापना किया और कुछ जनपदों से मिलकर महाजनपद हो गया। मतलब 10 जनपद, 10 गांव को मिलकर एक महाजनपद बना दिया, तो इसलिए महाजनपद के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं इधर पुराण के। देखिए, पुराण में क्या होता है? पुराण में मिलता है बिहार के स्तंभ में विष्णु पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण से ही मिलता है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलता है, और वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलता है, और मत्स्य पुराण में क्या मिलता है? शुंग वंश की जानकारी मिलता है। कौन कौन वंश की किस पुराण में मिलता है जानकारी यहाँ पे लिखा हुआ है। वराह पुराण में कीकट को अशुभ स्थान कहता था क्षेत्र, यानी कि बिहार का जगह क्या बोलता है? अशुभ बोलते थे। और गया, पुनपुन और राजगीर को शुभ स्थान बताया गया है। किसमें? वराह पुराण में। महाकाव्य की बात करें, महाकाव्य में क्या है? विदेह, यानी कि बिहार। विदेह किसको बोलते थे? जो आज वर्तमान में मिथिलावासी हैं उसको विदेह बोलते थे। बिहार में मिथिला क्षेत्र के राजा जनक को क्या बोलते थे? विदेह। रामायण से जुड़ा हुआ है और महाभारत से भी अंग यानी कि कर्ण की बात करता है। वो कहाँ से मिलता है? महाकाव्य से प्राप्त होता है, जानकारी मिलता है। अब आते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक, दिव्यांग वदाना बिहार के प्राचीन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण इतिहास स्रोत है। अंगुत्तर निकाय जो में से 16 महाजनपद उत्तर भारत के राज्यों और गणराज्यों का उल्लेख दिया था। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। और अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। जितने बौद्ध साहित्य हैं वो उसमें से ज़्यादातर पाली भाषा में लिखा गया है। विनय पिटक जो होते हैं, विनय पिटक मगध और वैशाली गणराज्य, जो विनय पिटक है मगध और वैशाली गणराज्य के राजशाही के इतिहास का विवरण देता है। किसमें? विनय पिटक में। ठीक। मगध के पूर्व मौर्य राजाओं का कालक्रम दीपवंश, महावंश द्वारा प्रदान किया गया। किसका? मगध के पूर्व राजा जो था उसका कालक्रम दीपवंश था, फिर महावंश था। दिव्यावदान में शुंग वंश का इतिहास की जानकारी मिलता है, उल्लेख मिलता है। अशोकावदान सम्राट अशोक का एक संगठित जीवन इतिहास बनाता है। बौद्ध ग्रंथ में आर्य मंजूश्री मूलकल्प से गुप्त के अधीन बिहार की राजनीतिक इतिहास का वर्णन मिलता है। अब जैसे बौद्धिक साहित्य से क्या क्या मिलता है यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। आपको बस एक बार वीडियो सुनते रहिएगा कंटिन्यू, बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको, क्योंकि एक वीडियो में पूरा प्राचीन इतिहास बिहार खत्म करना थोड़ा सा है अपने आप में। चलिए अब आते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य में क्या है? थेरवादी यानी कि मेरुतंग द्वारा लिखित भागवती सूत्र जो है प्राचीन बिहार के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। थेरवादी कल्प सूत्र का हिस्सा है जो हमें उन स्थानों को नाम देता है जहां महावीर ने अपना समय बिताया था। यानी कि महावीर जी का भी ज्ञान की प्राप्ति कहीं न कहीं कहाँ मिला? बिहार में ही मिला है। कल्प सूत्र और उत्तर ध्यान सूत्र जो है पुष्पमित्र शुंग के बारे में जानकारी देता है। अगर पूछा जाएगा कल्प सूत्र उत्तर पुरुष किसका? जैन साहित्यक है, उससे क्या जानकारी मिलता है? तो पुष्प शुंग के बारे में जानकारी मिलता है, पुष्पमित्र शुंग के बारे में। भागवती सूत्र जो है वैशाली के लिच्छवी के बारे में जानकारी मिलता है। कल्प सूत्र और परिशिष्ट प्रवण चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देता है। यानी कि यहाँ से भी हमें बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। अब आते हैं गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य में क्या आता है? देखिए, पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में अर्थशास्त्र में विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र किसका था? चाणक्य का था। तो उसमें भी अच्छे से जो है प्रशासन के बारे में जानकारी देते हैं।
मुद्रा राक्षस मौर्य काल के संघर्षों के बारे में कहता है। अब मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने लिखा था। किसने? विशाखा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुद्रा राक्षस किसका है? तो विशाखा दत्त का है, याद रखिए। अब आता है माल विक्रमित्र जो सो, या ये किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। कथा साहित्य सागर सामदेव ने लिखा था, जो कि कश्मीर के बारे में, कश्मीर से थे वो। गर्गी साहित्य ये गर्ग मुनि ने लिखा था, ठीक। मनुस्मृति महर्षि मुनि ने लिखा था। सी यू की, क्या है? सी यू की का जो है सो, इसका अर्थ है कि पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड रखना, सी यू की का। लेकिन किसने लिखा था? हेन सांग लिखा था। ये कहाँ का था? ये चीनी यात्री था और हर्षवर्धन के काल के दौरान में आया था। अब देखिए विदेशी विवरण। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान 302 से 288 ईसा पूर्व के बीच भारत का दौरा किया, लेकिन भारत में उनकी यात्रा की सटीक तारीख निश्चित नहीं है। मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखा। इंडिका में पाटलिपुत्र के मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तार से वर्णन किया। अगर पूछेगा इंडिका किसने लिखा था, तो मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। फाहयान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 से लेकर 412 ईस्वी के दौरान भारत को दौरा किया और मगध साम्राज्य का वर्णन किया। कौन किया? फाहयान में भी जो उसका बोला है मगध साम्राज्य का वर्णन दिए हैं। हेत्सान ने नालंदा महाविद्यालय के बारे में अपनी पुस्तक सी यू की, जो पश्चिमी देशों का अभिलेख है, में वर्णन किया है कि हेत्सान नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 5 वर्ष तक रहा है, ठीक। इति सिंह ने गुप्त काल यानी कि उत्तर गुप्त काल की बात कर रहे हैं, गुप्तोत्तर शासन के दौरान 671 से लेकर 695 ईसा पूर्व के बीच भारत की यात्रा की और यह 11 साल तक नालंदा में रहा। देखिए ये ईसा पूर्व नहीं होगा, ईस्वी होगा, थोड़ा सा देख ले, गलती हो गया, ईस्वी होगा, क्योंकि गुप्त ईस्वी में ही आते हैं। अब आते हैं, ये अध्याय खत्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट अध्याय, 6वीं अध्याय, जो कि इसमें होगा महाजनपद के बारे में वर्णन मिलता है। किसका? महाजनपद के बारे में वर्णन मिलता है। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार में महाजनपद, 16 महाजनपद में 3 जो है सो बिहार में है। तो आते हैं, बोलता है 500 ईसा पूर्व तक 16 राजतंत्रों और गणराज्यों का गठन किया गया, जिन्हें महाजनपदों के रूप में जाना जाता है। आधुनिक अफगानिस्तान से बंगाल महाराष्ट्र तक सिंधु गंगा के मैदान में फैला हुआ था। ये महाजनपद काशी, कौन कौन है? देखिए पहला है काशी, कौशल, अंग, मगध, वाजी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। यह 16 महाजनपद है, जिसमें से बिहार में क्या क्या है? अंग है, मगध और वाजी है। ये तीनों बिहार का जनपद है। हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। 16 महाजनपदों में से 3 अंग, वांची और मगध बिहार में थे। यहाँ पे दिया हुआ विकास विस्तार देख लीजिए, ये पूरा 16 जनपद का दिया हुआ विस्तार है। अब आते हैं बिहार में महाजनपद, क्योंकि बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो हम बिहार के ही ज़्यादा पूरा जोड़ देंगे। देखिए अंग जो है सो सबसे पहले अथर्ववेद में उल्लेखित मिलता है। इस राज्य में वर्तमान समय में खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर शामिल है। यह मगध के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर हम अंग की बात करें तो कहाँ जाएगा? यहाँ देखिए, यह खगड़िया, यह भागलपुर और यह मुंगेर। ये जो राज्य था ये क्या था? अंग था। क्या था? ये क्या था? अंग था। कहाँ है? देखिए खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर, ये सब क्या था? अंग था, अंग। राजधानी अंग क्या था? चंपा, जो हम बताए अभी। चंपा जो सो अंग का राजधानी था। वर्तमान बिहार में भागलपुर क्षेत्र में था। कहाँ पे? चंपा कहाँ था? चंपा ये था भागलपुर क्षेत्र में, यहाँ पे। ये अंग का राजधानी था। राजधानी क्या था? चंपा।
बोलता है पहले चंपा का नाम मालिनी था, जिसे महागोविंद ने स्थापित किया था। चीनी यात्री हैन सांग ने इसे चेनोपा कहा। और महाभारत के अनुसार राजा बलि के 6 पुत्र थे। राजा बलि के 6 पुत्र थे, जिसमें से एक अंग था और उसी के नाम पर अंग पड़ा, यानी कि राज्य का स्थापना अंग ने की थी। और यह कर्ण का राज्य भी था। अंग का पहला राजा तितुषि था। कौन था? तितिक्षु था। स्वतंत्र अंग के अंतिम 3 राजा दधिवाहन, धर्मवर्धनम और ब्रह्मदत्त थे। स्वतंत्र अंग के 3 राजा 1, 2 और 3। बिंबिसार ने अंग साम्राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त को मार डाला और अंग को मगध में मिला लिया। अगर पूछा जाएगा कि अंग राजा को, अंतिम राजा ब्रह्मदत्त को किसने मारा था, तो बिंबिसार ने मारा था। क्यों मारा था? वो अपना आधिपत्य जताने के लिए कि मेरा राज्य और फैले, मगध का साम्राज्य और फैले। अब आते हैं वाजी। वाजी जो था वैशाली उसका राजधानी है। वाजी राज्य वर्तमान में चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा जिला में फैला हुआ था। कितने हैं देखिए, चंपारण ये सब आ जाएगा, चंपारण आ जाएगा, सीतामढ़ी आ जाएगा, ये सीतामढ़ी है, ये मुंगेर हो जाएगा, ये दरभंगा हो गया। ये सब क्या था? ये सभी क्या था? ये सभी वाजी था। क्या था? यहाँ वैशाली है ना, यही ये सब किस में आ जाएगा? ये सब वाजी संघ था, वाजी। और इसकी राजधानी वैशाली। देखिए अब आते हैं, वाजी के 8 संघवद्ध कुल शामिल थे, जिसमें से वैशाली, विदेह और ज्ञात्रिक सबसे महत्वपूर्ण थे। वैशाली जो है सो लिच्छवी। वैशाली एक स्वतंत्र प्रजातंत्र था। स्थान कहाँ था? गंगा के उत्तरी तट पर, वर्तमान बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्र में। नाम महाभारत युग के राजा विशाल के नाम पर था। यह बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र और वाजी राज्य का मुख्यालय भी था। जो वाजी गणराज्य का मुख्यालय भी था। भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडन ग्राम में हुआ था। और पनीनी ने वाजी के लिए विज्र शब्द का प्रयोग किया। ये कौन था? यह एक संस्कृत का विद्वान थे, जिन्होंने किसका उपयोग किए थे? वाजी के लिए विज्र, विरज, विरज। विभिन्न जैन साहित्यों में लिच्छवी का वर्णन मिलता है। अलग अलग जैन साहित्यों में लिच्छवी का वर्णन मिलता है। वैशाली को दुनिया का पहला गणराज्य बोलते हैं। क्या? पहला गणराज्य माना जाता है। और यहाँ जहाँ प्रतिनिधित्व का निर्वाचन सभा था। बताइए, यानी कि अगर सब लोग बोलता है, अमेरिका बोलता है हम लोकतंत्र का जननी है, लोकतंत्र तो हमारा सबसे पहले बिहार में लिच्छवी में था, जो वैशाली में था। वैशाली दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र था, जो गणराज्य माना जाता था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वैशाली के आदिवासी संघ के बारे में उल्लेखित किया है। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में वैशाली के लोगों का क्षत्रिय के रूप में उल्लेख किया गया है, जबकि मनुस्मृति में उन्हें वातस्य क्षत्रिय के श्रेणी में रखा गया है। महापरिनिर्वाण क्या होता है? जब मृत्यु के बारे में आते, अंतिम मोक्ष प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देना, भूख प्यास, खाना पीना, सुख सुविधा सब कुछ छोड़ देना। मोक्ष क्या होता है? सुख दुख। जैसे कि अगर मुझे किसी से प्यार है तो क्या मेरा मोह है, वहीं से मोक्ष होता है। अगर प्यार ही ना हो तो फिर मोक्ष प्राप्ति हो, आराम से हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है हमको। तो बस यही है, सब किस से दूर होना। अब आते हैं भगवान महावीर की माता त्रिशला वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। चेटक ने अपनी पुत्री चिल्लेन्ना का विवाह मगध के बिंबिसार से कर दिया। वही बिंबिसार जिसने किसको अंग पे कब्जा किया था। और वैशाली को मगध के राजा अजातशत्रु ने जीत लिया। वैशाली को जीत लिया मगध के राजा अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र था। विदेह मिथिला। स्थान गंगा का उत्तरी भाग। क्या? गंगा का उत्तरी भाग। वर्तमान में नेपाल के उत्तरी
बिहार और पूर्वी तराई क्षेत्र में स्थित है। राजधानी जनकपुर अब नेपाल का हिस्सा चला गया है। जनकपुर कहाँ है? नेपाल में है। यजुर्वेद में सबसे पहले उल्लेख किया गया है। विदेह का उल्लेख रामायण महाभारत दोनों में बिहार के कुछ हिस्सों, नेपाल के छोटे हिस्से में भी किया गया है। इस राज्य की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह ने किया था। अगले राज्य मिथिक जनक विदेह ने मिथिला की स्थापना किया और हिंदू देवी सीता विदेह की राजकुमारी थी और वह विदेह के राजा जनक की पुत्री थी। तो यही जानकारी मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट, ज्ञात्रिक। ये क्या है? यहाँ से क्या, जैन तीर्थक महावीर एक ज्ञात्रिक थे उनके पिता ज्ञात्रिक वंश के प्रमुख थे और उनकी माँ लिच्छवी के राजकुमारी थी। मगध आते, मगध की जो स्थान था वो कहाँ था? इसका क्षेत्र उत्तर में बिहार से लेकर दक्षिण के विंध्य और पूर्व के चंपा तक स्थित था। चंपा में जीत लिया था, चंपा के अंग को जीत लिया था तो जीतकर, और पश्चिम में सोन नदी तक फैला हुआ था। मगध का राजधानी जो है सो गिरिवर्ज था, जो कि राजगीर बोलते हैं, जो आगे चल के पाटलिपुत्र ही बनता है, और जो चारों तरफ से 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए कहीं ना कहीं मगध जो है सो इतना पावरफुल बना, उनको ये भी रक्षा किया कि चारों तरफ से उनको पहाड़ी मिल गया। ठीक है, बाकी से ज़्यादा चर्चा नहीं, टिप्पणी नहीं करेंगे कि समय बहुत कम है। सर्वप्रथम अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है किसका? मगध का। यह बुद्ध काल में एक मजबूत गणराज्य था जो बाद में एक मजबूत राज्य बन गया। बृहद्रथ के मगध से प्रसिद्ध बृहद्रथ वंश की स्थापना किया गया। भारत के 2 सबसे महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य मगध से ही उत्पन्न हुआ। किससे हुआ? मगध से उत्पन्न। अब आते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय। देखिए इसके विस्तार और पढ़ेंगे हिस्ट्री में, लेकिन बिहार के लेके चलते निकलते जा रहे हैं। प्राचीन भारत में 2 नए संप्रदाय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्भव देखा गया। दोनों धर्मों का उद्देश्य था विकास जो है सो बिहार में हुआ है। सबसे पहले आता है बौद्ध धर्म, जो कि महात्मा बुद्ध जो है सो इनके संस्थापक हैं बोल सकते हैं। जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ, अब वो नेपाल में चला गया। शाक्त क्षत्रिय वंश से महाभिनिष्क्रमण उन्हें सत्य की खोज में 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिए थे। ज्ञान प्राप्ति 35 साल में हुआ। जिस नदी पे था वो निरंजना नदी के तट पर उर्वेला पहुँचे, वहाँ तपस्या किए और उन्होंने 528 ईसा पूर्व में बौद्ध गया में एक पीपल के पेड़ के जो आज बोधि वृक्ष करते हैं, और बिहार में कहीं ना कहीं उसका एक लोगों में बोधि वृक्ष कर दिया गया है। 2 स्तंभ के चारों तरफ के बीच में बोधि वृक्ष है, के बीच नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्ति किया और वे बुद्ध बन गए। धर्म चक्र परिवर्तन में ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया और अंतिम उपदेश जो है सो वैशाली में अपना अंतिम उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण हुआ, जो कि जहाँ पे अपनी अंतिम सांस लिए वो कुशीनगर था। अब आते हैं बौद्ध धर्म के परिषद। ये 4 परिषद था कम से कम। पहली बौद्ध परिषद जो कि 483 ईसा पूर्व, जिसमें इनकी क्या हुआ था, मृत्यु हुई थी, उसी टाइम की करीब बात है। 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह में भिक्षुक महाकाश्यप की अध्यक्षता किसने किया था? पहला का देखिए किसके संरक्षण में? अजातशत्रु के संरक्षण में किसके अध्यक्षता किया था? महाकाश्यप की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। और बुद्ध की शिक्षाओं को सूत, क्योंकि सुनने के लिए शिक्षा के लिए सुनना पड़ता है सूत, और शिष्यों के लिए नियम बनाया जिसको विनय बोलते हैं। सूत और विनय यहीं से आया, जो नियम बनाया गया उसे विनय, जो सुनने के लिए शिक्षा किया गया वो सूत। संरक्षित करने के तरीका का विचार पर विमर्श किया। दूसरी बौद्ध साहित्य जो परिषद था 100 साल बाद हुआ, जो 383 ईसा पूर्व में हुआ। ये सब्बकामी का अध्यक्षता कौन किया था? सब्बकामी अध्यक्षता किया था। और राजा कालाशोक ने संरक्षण में वैशाली में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? वैशाली में। ये कहाँ के? राजगृह में किया गया था। इस परिषद का विचार विनय पिटक अनुशासन संहिता पर एक विवाद को सुलझाना था।
बिना पिटक मतलब जो कि नियम बनाया गया था उस पर सुलझाना था। तीसरी बौद्ध परिषद 250 ईसा पूर्व में हुआ, जो कि अशोक के संरक्षण काल में हुआ। इसका अध्यक्षता किसने किया था? मंगालिपुत्र तिस्सा की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया। और इस परिषद में अभिधम पिटक की रचना किया गया और इसमें विनय पिटक के साथ विवाद को सुलझाने का भी कोशिश किया गया। और चौथी जो बौद्ध परिषद था वो 78वीं ईस्वी में हुई, जो कुषाण शासक के कनिष्क के अधीन कश्मीर के कुंडन वन में आयोजित किया गया। अश्वघोष ने इस परिषद की अध्यक्षता किया और महायान बौद्ध धर्म चौथी परिषद के दौरान अस्तित्व में आया। पहले था हीनयानी था, आगे आके टूट गया महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म। अब आते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 तरह का था, एक विनय पिटक था, एक सूत पिटक था और एक है अभिधम पिटक। तो आते हैं विनय पिटक में क्या था? इसमें मठवासी जीवन के नियमों के विनय था, नियमों और विनियमों का संबंधित था। जानकारी सब नियम कैसे जुड़ेंगे, कैसे निकलेंगे। प्रथम बौद्ध परिषद 483 ईस्वी में उपालि द्वारा संकलित किया गया था। विषय वस्तु क्या है? विनय पिटक में मुख्य रूप से भिक्षुक और भिक्षुकों के दैनिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए नियम शामिल है। इसमें संघ के संगठन और संघों के सामंजस्यपूर्ण रूप से काम करने के तरीके को बारे में निर्देशित किया गया है। सूत पिटक में क्या? बुद्ध को उपदेश का संग्रह है, जो बुद्ध बोले हैं उनकी सुनकर एक ग्रंथ बना दिया गया है। पहली बौद्ध परिषद 483 ईस्वी पूर्व के अवसर पर संकलित किया गया। सूत पिटक की पहली बार आनंद कौन थे? इनके एक शिष्य भी थे बौद्ध जी का और इनके शिष्य थे, चचेरा भाई भी, चचेरा भतीजा थे एक तरह से। तो यहाँ बुद्ध के चचेरा भाई भी था, बुद्ध के चचेरा भाई था आनंद और शिष्य भी माना जाता है। इन्हीं द्वारा ये सब किया गया। देखिए, द्वारा मौलिक रूप से पूर्वाभ्यास किया गया। मौलिक रूप से दिख नहीं रहा, सॉरी। विनय पिटक में नियमों के बारे में बताया गया है, जो उपालि द्वारा संकलित किया गया था। इसमें विषय पिटक क्या था? विषय वस्तु क्या था विनय पिटक में? जो मुख्य रूप से भिक्षुक और भिक्षुकनियों को दैनिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए नियम शामिल किया गया था और इसे संघ संगठन और संघों को सामंजस्यपूर्ण में रूप में काम करने के तरीका के बारे में निर्देशित किया गया था। सूत पिटक क्या था? ये उपदेशों का संग्रह है, जो पहली परिषद कब था? पहली परिषद 483 ईसा पूर्व में अवसर में संकलित किया गया। सूत पिटक को पहली बार आनंद, जो बुद्ध के चचेरे भाई था, द्वारा मौखिक रूप से पूर्व अभ्यास किया गया। मौखिक रूप से बोल किया गया। अब आता है विषय वस्तु क्या था? सूत पिटक में बौद्ध धर्म का मूल शिक्षाएं शामिल थे। अभिधम पिटक क्या था? बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्या है। विषय वस्तु बौद्ध भिक्षुकों का एक उच्च और उन्नत सूत्रीकरण है। अभिधम पिटक दर्शन और तत्व मीमांसा से संबंधित है। इसे 7 पुस्तक शामिल किया गया है। धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पुगल पंडिती और कथावाथु और यमका और पथाना। आप लोग बनाए रखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। एक वीडियो में पूरा समाप्त करेंगे। थोड़ा सा मेहनत करने के लिए अब आ गया समय, मेहनत करना पड़ेगा। अब आते हैं जैन धर्म पे। जैन धर्म तीर्थंकर किसका? महावीर के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, के माध्यम से जैन का इतिहास का पता चलता है। सबसे पहले तीर्थंकर थे वो था ऋषभदेव थे पहले, और 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे, और जबकि महावीर जो अंतिम है ये 24वें थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडन ग्राम में हुआ था। वह ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के थे। वर्धमान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और 42 वर्ष की आयु में कौवल्य शिक्षा की प्राप्ति हुआ। उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है। कौवल्य के माध्यम से उन्होंने दुख और खुशी या सुखी के ऊपर विजय प्राप्त किया। उन्हें जीन या महावीर के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपना पहला उपदेश विपुलगिरी राजगिरी में दिया था और उनका पहला शिष्य जमाली जो उनका दामादी था। महावीर ने 468 ईसा पूर्व में राजगीर
जो राजगीर के पास पावापुरी में निर्वाण किया, यानी कि अपनी अंतिम सांस लिया। तो एक चीज़ बताते हैं, देखिए जो महावीर स्वामी जी हैं इनको 12 साल में शिक्षा प्राप्त हुआ था और गौतम बुद्ध जी को जो सो 6 साल में शिक्षा प्राप्त हुआ था। अब आते हैं त्रिरत्न, इसमें भी त्रिरत्न है जैन धर्म में। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 रत्न कौन है? सही विश्वास, आपको अच्छा विश्वास होना चाहिए, सही से सही आचरण, अच्छा आचरण होना चाहिए, और सही ज्ञान भी होना अति आवश्यक है। अब आते हैं जैन परिषद। जैन परिषद क्या होता है? पहली परिषद 3री शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में स्थूलभद्र द्वारा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई, जहां जैन धर्म को 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। कहाँ पे विभाजित हुआ है याद रखिएगा, ये पहली जो है परिषद 3री शताब्दी ईसा पूर्व में स्थूलभद्र द्वारा, जो पाटलिपुत्र में आयोजित स्थूलभद्र। दूसरी परिषद 5वीं शताब्दी ईस्वी में वल्लभी के देव दृगनी क्षमा श्रमण के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 12 अंग और 12 उपांगों का अंतिम संकलन मिलता है। तो इसी के दौरान जो सो द्वितीय अध्याय भी खत्म हो गया। अब हम चलेंगे तृतीय अध्याय पे, जो कि पूर्व मौर्य काल के दौरान, मौर्य काल आने से पहले के काल बनाए रखिएगा। देखिए मौर्य काल, इसमें क्या है, मगध 16 महाजनपदों में से एक था, जो वर्तमान में पटना, गया और दक्षिणी बिहार में स्थित में विस्तार है, क्षेत्र में विस्तार है। यह प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में उभरा और इस क्षेत्र पर कई छोटे राजवंश को शासन था, जिन्होंने पूर्व मौर्य राजवंश कहा गया। मगध समाज का उदय। अब आते हैं वृद्धरथ पे। इस राजवंश की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य हुई। वृद्धरथ मगध के सबसे पहले ज्ञात राजा और वृद्धरथ वंश के संस्थापक थे। उनके नाम जो सो ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। महाभारत और पुराण के अनुसार वृद्धरथ चेदी के कुरु राजा वसु के सबसे बड़े पुत्र थे। रामायण के अनुसार वसु ने वसुमती या गिरिवज्र की स्थापना किया। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और राजा वृद्धरथ का पुत्र जरासंध था। वृद्धरथ का पुत्र कौन था? जरासंध था। आगे चल के यही भीम से युद्ध करते हैं। उन्होंने कई समकालीन राजों के शासकों का हराया, जैसे काशी, मलबा, आगरा, बांगा और कलिंग। इस सब राजा को जरासंध ने क्या किया? हराया। महाभारत के अनुसार जरासंध का वध भीम ने किया था, और इन किनकी सहायता से? श्री कृष्ण की सहायता से। ठीक है, क्योंकि इन्हीं का जो है सो एक बार चिढ़ देते थे, फिर आपस में जुट जाता था, फिर चिढ़ते थे, फिर जुट जाता था, दोनों के एक इधर और एक इधर फांका फेंका था, तभी जब से इनकी हत्या हुई थी, वध हुआ था। देखिए राजधानी गिरिवज्र यानी कि राजगीर। जरासंध के बाद सहदेव उनका उत्तराधिकारी बना। ठीक, रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। पुराणों के अनुसार प्रधोत वंश में मगध में वृद्ध वंश के बाद शासन किया। अब आते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है सो बिंबिसार के काल में आया। ये बिंबिसार कब से? 544 से लेके 492 ईसा पूर्व। उन्होंने हर्यक वंश की स्थापना किया और राजगीर में अपनी राजधानी स्थापित किया। यह बौद्ध के समकालीन थे। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बिंबिसार को 15 साल की उम्र में उनके पिता भट्टियों ने राजा के रूप में नियुक्त किया था। जैन ग्रंथों में उन्हें सैनिक कहा जाता है। उन्होंने वैवाहिक गठजोड़ और विजय के माध्यम से अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। मतलब जहाँ जहाँ बढ़ते चले गए, शादी करते गए, इनके राज्य बढ़ते चला गया। एक तरह से देखा जाए, अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए विवाह गठबंधन की उनकी नीति बहुत सफल रही, और उनकी पहली पत्नी राजकुमारी कौशल देवी
कौशल राज्य प्रसेनजित की बहन थी। कौशल का प्रवेश इस प्रकार मगध का करीब आ गया। बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी का राज्य दे दिया गया। दहेज देख रहे हैं कब से आ रहा है बिहार में, इसलिए दहेज तो बिहार में भरा हुआ है। खैर दहेज देना पाप है। उनकी दूसरी पत्नी लिच्छवी के राजकुमारी चेलेन्ना थी और तीसरी पत्नी क्षेमा जो पंजाब के मद्र काबिले की राजकुमारी थी। अंग साम्राज्य पर उनके द्वारा विजय प्राप्त किया गया था, तभी तो अंक मिला लिए थे बिंबिसार ने। फिर मगध का सबसे करीब प्रतिद्वंदी दुश्मन अवंती था, जिसकी राजधानी उज्जैन में थी। इसके राजा चंद्रप्रघोत महासेन ने बिंबिसार के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन अंततः दोनों दोस्त बन गए और बिंबिसार ने शाही चिकित्सक जीवन को चंद्रप्रघोत के इलाज के लिए उज्जैन भेजा। बिंबिसार इतिहास में अस्थायी सेना बनाने वाला पहला शासक था। यानी कि अभी तक कोई अस्थायी सेना नहीं बनाया था, याद रखिएगा, बिंबिसार नहीं बनाया है। अब आता बिंबिसार का पुत्र है अजातशत्रु। इन्हीं ही अपने पिता को हत्या कर दिए हैं, उसके बाद राजा पे आए हैं। अजातशत्रु ने उनके शासक बनने के लिए अपने पिता को कैद कर लिया और उसे मार डाला। अजातशत्रु ने कौशल राजा को हराया और काशी और वैशाली पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य का विस्तार किया। उनके शासनकाल के दौरान ही महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी कि 487 ईस्वी पूर्व में प्राप्त किया, यानी कि अपनी अंतिम इच्छा भगवान की ओर। फिर बोलता है भगवान महावीर ने पावापुरी में निर्वाण 668 ईसा पूर्व में प्राप्त किया। अजातशत्रु गौतम बुद्ध और महावीर दोनों का बहुत सम्मान करते थे, यानी कि कहा जाए तो अजातशत्रु के काल में दोनों थे। फिर बोलते हैं उनके शासन काल में ही बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद राजगृह में सप्तपर्णी गुफाओं में पहली बौद्ध परिषद की आयोजित किया गया था। हम पीछे बताए अजातशत्रु ही थे उनके पहला बौद्ध परिषद का आयोजित करने वाला। फिर आता है उन्होंने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और उनके बड़े बेटे उदयीन जो कि 460 से लेके 440 ईसा पूर्व के बीच ने उन्हें मार डाला। कौन? इनको भी कौन मार दिया? इनका पुत्रों ने मार दिया। अब उदयीन का आ गया शासन। कहावत है पहले जो है सो अपना सत्ता हटाने के लिए भाई को, पिता को, जिनको हत्या करना कर देते थे। अब बता उदयीन, ये 460 से लेके 444 ईसा पूर्व तक थे। उन्होंने 455 ईसा पूर्व में गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया और इससे अपनी राजधानी बनाया। याद रहे अभी तक राजधानी मगध का क्या था? राजगृह थी, लेकिन उदयीन आने के बाद एक शहर बनाया पाटलिपुत्र, अपनी राजधानी को बना लिया। उनके उत्तराधिकारी अनुरुद्ध, मुंड और नागदशक जैसे कमजोर शासक थे। एक नागरिक विद्रोह के कारण मगध में शिशुनाग वंश का उदय हो गया। नागरिक विद्रोह हुआ और शिशुनाग वंश का उदय हो गया। अब आते हैं शिशुनाग वंश। देखिए मगध पे वेदरथ के बाद आया हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश और उसके बाद आएगा नंद वंश, नंद वंश के बाद आएगा मौर्य साम्राज्य। तो शिशुनाग वंश में क्या होता है? इस दौरान जो सो मगध को 2 राजधानी थी। एक कौन था? राजगीर और दूसरी वैशाली शिशुनाग के समय। और शिशुनाग ने मगध और अवंती के बीच 100 साल पुरानी प्रतिद्वंदता को समाप्त कर दिया, दुश्मनी को समाप्त कर दिया। किसके बीच? मगध और अवंती के बीच। कौन? शिशुनाग ने। शिशुनाग की मृत्यु 394 ईसा पूर्व में हुई और उनका पुत्र कला अशोक उनका उत्तराधिकारी बना। दूसरी बौद्ध जो परिषद होता है 383 ईस्वी पूर्व होता है, जो कि 100 साल बाद होता है। इसमें क्या होता है? वैशाली के कला अशोक के संरक्षण में आयोजित किया था। उससे पहले अजातशत्रु में हुआ था। फिर कला अशोक ने उन्होंने दूसरी बौद्ध परिषद के बाद अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया
ठीक। और महावंश के अनुसार कालाशोक के बाद उनके 10 पुत्रों ने मगध साम्राज्य पर शासन किया और अंतिम शासक को नंदीवर्धन यानी कि महानंदीन थे, ठीक है, वो थे। और वहाँ से आता है महानंद, नंद वंश के संस्थापक। महानंद वंश के संस्थापक में आते हैं, उन्होंने अंतिम शिशुनाग शासक महानंदी नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना किया और 344 से लेकर 321 ईसा पूर्व तक की इसका स्थापना हुआ। पुराणों में महापदानंद को महापदा और महापदापति के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने एकारट यानी कि एकारट की उपाधि दिया। एकारट मतलब कि एकमात्र राजा को उपाधि दिया गया महापदानंद को नंद वंश में। धैर्य बनाए रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म करेंगे हम प्राचीन इतिहास बिहार के लिए। उन्हें महाबौद्धिक वंश में उग्रसेन के रूप में भी संदर्भित किया गया था। महाबौद्धिक वंश में 9 नंद राजाओं को भी सूचीबद्ध किया गया, जिनके नाम महापदानंद, उग्रसेन, पांडुका और पांडुगति, भुट्टापाल, राष्ट्रपाल और गोविंदनस्तक और दशक सिद्ध, कैतवर और धनानंद हैं। और अंतिम राजा धनानंद है, जिसको इनको उखाड़ कर कौन आता है, मौर्य समाज आता है, और मौर्य समाज ही पढ़ेंगे। फिर धनानंद आते हैं और वह नंद वंश का अंतिम शासक था और सिकंदर के समकालीन था ये धनानंद। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 327 से लेकर 326 ईसा पूर्व में, धनानंद मगध का शासक था। यूनानियों ने धनानंद को अग्रिमीज या जेड्रमीज के रूप में संदर्भित किया, जेड्रमीज और अग्रमीज के रूप में संदर्भित किया। और धनानंद को जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ कर फेंक कर गद्दी से और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। चलिए, अब तृतीय अध्याय खत्म हो गया, चतुर्थ अध्याय पे आ गए, जो कि मौर्य काल है। ये भी सबसे बड़ा काल है। देखिए, मौर्य काल यानी मौर्य साम्राज्य में भौगोलिक रूप से प्राचीन भारत का पहला व्यापक, शक्तिशाली और राजनीतिक सैन्य साम्राज्य था, जो साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले राजा जो कि धनानंद को उखाड़े थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि इनके जो है सो गुरु कौन थे, इनके गुरु जो है सो अच्छे से देख लीजिए, यही थे जिनका नाम है चाणक्य और कौटिल्य जी। देखिए, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य 321 से लेके 298 ईसा पूर्व में अपने गुरु चाणक्य और कौटिल्य की मदद से 321 ईसा पूर्व में अंतिम नंद शासक धनानंद को गद्दी से उतार कर की थी। मत्स्य पुराण और मुद्रा राक्षस के अनुसार ये किसने लिखा था, हम बताए थे पीछे। देखिए, मत्स्य पुराण किसने लिखा था, ऋषि वेदव्यास ने लिखा था, और मुद्रा राक्षस को विशाखा जट ने लिखा था। इनके अनुसार, क्योंकि कभी कभी लेखक पूछ लेता है, याद रखिएगा, के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माँ नंदों के दरबार में कार्यरत एक शूद्र महिला मूरा थी। मूरा नाम के किसी चंद्रगुप्त मौर्य की माँ थी, जो कि धान के काम में करते थे, शूद्र टाइप बन गए, शूद्र। फिर आते हैं मुद्रा राक्षस में उन्हें ब्रिसल कहा जाता है, और बौद्ध परंपरा के अनुसार वह मौर्य क्षत्रिय काबिले से संबंधित थे। मौर्य क्षत्रिय काबिले के संबंधित थे। उन्होंने 305 ईसा पूर्व में सेकुलस निकेटर यानी कि सिकंदर जिसको बोलते हैं, सिकंदर के साथ लड़ाई लड़ी, और सिकंदर ने मेगास्थनीज को मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। और मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य नगरी प्रशासन का वर्णन किया है। अगर पूछा जाएगा कि इंडिका जो है किसका है, तो मेगास्थनीज का है। मेगास्थनीज कौन था, एकदम कह सकते मौर्य समाज के दरबार में एक दरबार कवि था। किसने भेजा था इसको, जो सिकंदर ने भेजा था। और वो क्या लिखे हैं इंडिका में, तो उन्होंने नगरीय प्रशासन के बारे में लिखा है मौर्य का। ठीक है, अब देखिए, मेगास्थनीज ने
के अनुसार साम्राज्य में 6 लाख पैदल सेना था और 30,000 घुड़सवार सेना था और 9,000 हाथी थे। इस साम्राज्य में पाटलिपुत्र में मौर्य प्रशासन 30 सदस्यों की एक परिषद का अधीन था, जिसमें प्रत्येक 5 सदस्यों वाली 6 समितियां में विभाजित थी। ठीक, फिर बोलते हैं पाटलिपुत्र में पैली बोधा कहा जाता है। पाटलिपुत्र को पैलिंग बोधा भी कहते हैं। इसका मतलब होता है फाटक वाला शहर, फाटकों वाला शहर कि स्वाभाविक एकदम घेर के रखा था फाटक वाला शहर। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार एवं मार्गदर्शन थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना किए थे। अर्थशास्त्र मतलब कैसा है? राजनीतिक अर्थशास्त्र, याद रखिएगा। जैन सूत्रों के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया और उनके पुत्र बिंदुसार के लिए सिंहासन त्याग दिया और वह जैन भिक्षुकों के साथ श्रवण बेलागोला गए और संलेखना प्रक्रिया से उन्होंने अपना जीवन त्यागा। संलेखना प्रक्रिया वैसा प्रक्रिया है जो अपनी जैसो लोभ, दया, मोक्ष सबको ख़त्म करके, अपने खाना बंद करके अपने मृत्यु से लड़ने की कोशिश किए और अपनी मृत्यु के अधीन हुआ। ऐसे जीवन को बोलते हैं संलेखना प्रक्रिया। मृत्यु से लड़ना, खाना पीना छोड़ देना और मृत्यु के सामना करना। कहीं कहीं उसे संथारा भी कहते हैं, याद रखिएगा। बिंदुसार, अब आते हैं बिंदुसार, क्योंकि यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। अब आता है बिंदुसार। उनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय की प्राकृतिक सीमाओं तक और पूरब में असम तक फैला हुआ था। पश्चिम में उन्होंने पाकिस्तान से परे बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया था। बिंदुसार के विभिन्न नाम ग्रीक लेखकों द्वारा अमित्रोचेटस, जो अमित्र घात, वायु पुराण में मुद्रासार और विभिन्न जैन साहित्यों में सिंहसेन या बिंदुपाल जैसा नाम उनको वर्णित किया गया है। जैन ग्रंथ राजबल्ली कथा में उन्होंने सीमसेरी कहा गया, यानी कि बिंदुसार के अलग अलग नाम हैं, तो याद रख लीजिएगा। सीरियाई राजा एंटीओकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को अपना राजदूत बना के भेजा। मिस्र के टॉलीमेमी द्वितीय फिलाडेल्फस फिलाडेल्फस ने डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। मिस्र से आया, सीरिया से आया, समझे? तो यहाँ से कहाँ आया? बिंदुसार के दरबार में आए थे राजदूत, और उन्होंने आजीवकों को समर्थन किया। अब आते हैं बिंदुसार के बाद अशोक। इनका बेटा कौन है? अशोक। देखिए, अशोक महान थे। 273 से लेकर 224 ईसा पूर्व में 273 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंदुसार के बाद सिंहासन पर बैठे। दीप वंश और महावंश के अनुसार उन्होंने मौर्य राजा बनने के लिए, यानी कि अशोक ने अपने राजा बनने के लिए 99 भाइयों को मार डाला था, केवल एक को छोड़कर, जिसका नाम बिसात शोक या तिस्सा था। अशोक का साम्राज्य दक्षिण में चोलों और पांड्य तक था और उत्तर पूर्व में कश्मीर और नेपाल तक फैला था। अशोक का साम्राज्य बड़ा था और कहा जाता है भाइयों ने मारा, ये 99 भाइयों के मारे हैं। और एक ऐसा भी हमें शिलालेख मिलता है, एक ऐसा भी शिलालेख मिलता है जहाँ से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, जिसको कलिंग युद्ध बोलते हैं। कलिंग युद्ध में जब अशोक युद्ध करते हैं तो लाखों लोगों को मृत्यु के घाट पहुँचा देते हैं और उनसे उनको बहुत ही हृदय चेंज होते हैं और वहाँ से उन्होंने युद्ध को ख़त्म करके
धर्म को नीति को अपनाते हैं और अपने बच्चे को धर्म की प्रचार के लिए प्रेरित करते हैं और धर्म को प्रचार के लिए बढ़ावा देते हैं। आते हैं अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा और उनका उल्लेख उसके बृहद शिलालेख 13वें से दिया गया है। कितना? कलिंग युद्ध, हम जिसका नाम अभी ले रहे थे, उड़ीसा में थे और ये हाथी गुफा शिलालेख में इस विनाशकारी युद्ध के बारे में उल्लेख किया गया जिसने अशोक का मन बदल दिया। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त के से प्रभाव में बौद्ध धर्म अपना लिया और उन्हें धम्मशोक के नाम से भी जाना जाने लगा। अशोक का उल्लेख कई शिलालेखों में देवानाम प्रियदर्शनी के रूप में भी किया जाता है। भरभरूम शिलालेख में उनका उल्लेख मगध के राजा के रूप में भी किया जाता है। अशोक ने 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद बुलाई जिसमें मोगिलपुत्र तीसरे अध्यक्ष थे। कौन थे? मोगिलपुत्र तीसरे अध्यक्ष थे। और इसके साथ ही बौद्ध आदर्शों का प्रचार कहाँ करवाए? श्रीलंका में करवाए, दक्षिण पूर्व एशिया में करवाए, पश्चिमी एशिया में करवाए, भूमध्य सागरीय यूरोप में करवाए। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेख मौर्य काल के इतिहास का अध्ययन के प्राथमिक स्रोत हैं। अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया। स्तूप मतलब जहाँ पे कहते हैं बौद्ध भिक्षुकों का, बौद्ध जो थे उनके धर्म स्थल बोलिए, तो 84,000 स्तूप का निर्माण करवाए। उनमें से एकास्मक पत्थर के स्तंभ का शिलालेख बनवाए थे। कई एकास्मक पत्थर के स्तंभ का शिलालेख बनवाए थे। अशोक के 3 स्तंभ शिलालेख बिहार में स्थित है, जो कि पहला है पूर्वी चंपारण जिले में लौरिया अरेराज का है, लौरिया अरेराज। दूसरा है पश्चिमी चंपारण में लौरिया नंदनगढ़। और तीसरा है रामपुरवा स्तंभ शिलालेख। अब आते हैं मौर्य प्रशासन। तो मौर्य प्रशासन में क्या आते हैं? साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था जिसमें से प्रत्येक एक प्रांत पाल का शासन था। चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत प्रतिपादित किया जिनके अनुसार राज्य को 7 तत्वों में विभाजित किया गया था। स्वामीन राजा, अमात्य मंत्री, जनपद मतलब लोग, दुर्ग मतलब किला, कोष मतलब खजाना, बाल मतलब सेना और मित्र मतलब सहयोग थे। 18 तीर्थ या महामात को मंत्री, प्रधान, याचक, सेन प्रमुख और राजकुमार के रूप में नियुक्त किया गया था जिन्हें चांदी के सिक्के को भुगतान किया गया। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, तो हम देख रहे थे। तो 18 तीर्थ या महामात को मंत्री, प्रधान, याजक और सेना प्रमुख और राजकुमार के रूप में नियुक्त किया गया था जिन्हें चांदी के सिक्के का भुगतान किया गया था। सैन्य संगठन सेनापति के नियंत्रण में था और जिनके अधीन विभिन्न प्रभागों का कई अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। ये प्रशासन है मौर्य का। 2 प्रकार के न्यायालय भी थे, धर्मस्थल जो सिविल अदालत थे और कंटक शोधन जो आपराधिक न्यायालय अदालत थे। और आज भी है सिविल अदालत और आपराधिक अदालत, क्रिमिनल वाले। रज्जुक वे अधिकारी थे जो भूमि माप या सीमाओं को तय करने के लिए जिम्मेदार थे। जिलाओं पर उनका नियंत्रण था।
गोप गांवों के प्रभावी अधिकारी थे और गांव के सरपंच को ग्रामणी के नाम से जाना जाता था। मौर्य अर्थशास्त्र का प्रबंधन 27 अधिरक्षकों द्वारा किया गया था, जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता है। मुद्रा क्या मुद्रा में चांदी के सिक्के, जिसको पन बोलते थे, तांबे के सिक्के को मशक बोलते थे और सोने के सिक्के को निष्क शामिल थे बोलते थे। कलिंग प्रस्तर शिलालेखों के अनुसार तोसाली उज्जैनी के वायसराय को कुमार कहा जाता था और स्वर्णगिरी के वायसराय को आर्यपुत्र के रूप में जाना जाता था। अब आते हैं मौर्य काल के कला और वास्तुकला कैसा था। देखिए, कुम्हारा पटना में 80 स्तंभ वाले हल जो मिला था वो चंद्रगुप्त मौर्य का महल में पाया गया है। ठीक है, अशोक के समय बने स्तंभ का मौर्य काल का बेहतरीन नमूना प्रस्तुत करते हैं। यह 2 प्रकार के पत्थरों से बने होते थे, एक चित्तीदार लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थर और दूसरा था महीन दाने वाले कठोर भूरे रंग वाली बलुआ पत्थर। 2 पत्थर से बनते थे। अशोक के स्तंभ दिल्ली, इलाहाबाद, रुमिन देई, सांची और सारनाथ में पाए जाते हैं और सांची में आज भी वहाँ पर जो है सो स्तूप मिलता है, जाकर देख लीजिएगा, आप मध्य प्रदेश में पड़ता है। यक्ष की 2 प्रतिमा और चौरी फ्लाई विहस्क जो वाहक यक्षिणी की 1 प्रतिमा दीदारगंज जो कि बिहार में से मिलती है। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में कई स्तूप का निर्माण किया, लेकिन उनमें से अधिकांश विदेशी आक्रमणों ने नष्ट कर दिया। जब विदेशी का आक्रमण हुआ था, हमारे देश गुलाम थे उस समय, आक्रमणों को सब क्या किया, उसको नष्ट कर दिया। रॉक कट गुफाएं भिक्षुकों के लिए निवास स्थान थी और सभागार चैत्य के रूप में भी कार्य करती थी। चैत्य क्या था? सभागार था। अब देखिए, अशोक अपने पोते दशरथ ने बौद्ध गया के पास बराबर और नागार्जुन पहाड़ी में ऐसी गुफा का निर्माण किया था। गुफाओं की आंतरिक दीवारों को इतनी अच्छी तरह से पॉलिश किया गया था कि वो दर्पण की तरह दिखते थे, यानी कि इतना अच्छा पॉलिश था कि उसमें फेस दिख जाता था, अपना फेस। लोमस ऋषि गुफा और सुदामा गुफा बराबर पहाड़ी में बनाई गई है, बराबर की पहाड़ी में, ये सब गया में है। इन गुफाओं को अशोक और दशरथ ने आजीवकों को समर्पित कर दिया। मौर्य में समाज कैसा था? मेगास्थनीज ने मौर्य समाज को 7 जातियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, किसान, सैनिक, चारवाह, कारीगर, मजिस्ट्रेट और पार्षद। उन्होंने उल्लेख किया कि दासता का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन अन्य भारतीय स्रोतों द्वारा इसका खंडन किया गया है। कौटिल्य ने सेना में वैश्य और शूद्रों की भर्ती की सिफारिश की है, लेकिन उनका वास्तविक नामांकन बेहद संदिग्ध है। 4 जातियों के अस्तित्व का उल्लेख उन्होंने किया है। शूद्र की स्थिति का कुछ सुधार हुआ और वे अब खेतिहर मजदूर और घरेलू दास हो सकते थे, अपने जमीन के मालिक भी हो सकते थे। मतलब ये समाज था मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, पश्चिमी और पूर्वी भाग में। पश्चिमी भाग पर अशोक के पुत्र कुणाल और पूर्वी भाग पर अशोक के पोते दशरथ का शासन था। बैक्ट्रियन आक्रमण के कारण साम्राज्य का पश्चिमी भाग छह गया और लेकिन पूर्वी भाग अशोक के एक अन्य पोते संप्रति के अधीन बरकरार रहा, जो जैन धर्मों का संरक्षण था। बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और यहाँ से
हमारा मौर्य साम्राज्य खत्म होता है। अब हम चलेंगे मौर्योत्तर साम्राज्य यानी कि उत्तर मौर्य साम्राज्य पर। थोड़ा पानी पी लेते हैं दोस्त। देखिए, बिहार में मौर्य काल, मौर्योत्तर काल मतलब उत्तर मौर्य काल के बाद की काल। मौर्य साम्राज्य के विघटन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में कई क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ और साथ ही हम मध्य एशिया और पश्चिमी चीन में स्थित लोगों के विभिन्न समूहों द्वारा आक्रमण भी होते देखते हैं। ये इंडो ग्रीक, सिथियन या शाक या पार्थियन या पहलव और कुषाण थे। इन्हीं राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से भारत मध्य एशियाई राजनीतिक और सांस्कृतिक के निकट संपर्क में आया। यहीं से भारत का सांस्कृतिक और जैसे मध्य एशियाई संस्कृति आपस में मिलता जाएगा, मेल होगा। बिहार में पूर्व मौर्योत्तर राजवंश, सबसे पहले शुंग वंश पे आते हैं। शुंग वंश जो होते हैं, शुंग वंश 184 से लेकर 72 ईसा पूर्व की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में किया, जो कि अंतिम शासक विहिदरथ को हत्या के किसका, मौर्य साल का। पुष्यमित्र ने मगध, कौशल, साकल, मालवा और बरार पर शासन किया। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सहस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ थे। जब मौर्य काल था उसमें सहस्त्र बल के कमांडर ऑफ चीफ कौन थे, पुष्यमित्र थे। तो ये ब्राह्मणवाद के कट्टर अनुयायी थे। दिव्य वदान और तारानाथ पुष्यमित्र को बौद्धों के शत्रु के रूप में चित्रित करते थे, लेकिन यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है कि पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का कला संरक्षण भी था, कला का संरक्षण करते थे। भरहुत और सांची के बौद्ध स्मारकों को पुष्यमित्र के शासन काल में पुनः निर्मित किया गया है। धनदेव के अयोध्या शिलालेख के अनुसार उनके शासन काल में 2 अश्वयज्ञ आयोजित किए गए थे। महान संस्कृति विद्वान और महान भाष्य के लेखक पतंजलि इन यज्ञों के मुख्य पुजारी थे। अशोक वर्धन जैसे बौद्ध अभिलेखों में उल्लेख किया गया है कि वृद्धरथ की हत्या शुंग साम्राज्य के उदय से बौद्ध धर्मों की उत्पीड़न और हिंदू धर्मों का पुनरुत्थान हुआ है। ब्राह्मणवादी सामाजिक आदर्श और संस्थानों में वृद्धि देखने को गई है और बौद्ध धर्म का महत्व धीरे धीरे क्षीण हो गया है। 148 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अग्निमित्र सिंहासन पर बैठता है, जो कालिदास के नाटक महाविकाल निगमित्रम का प्रमुख नायक था, जो कि इनके नायक हैं, जो कालिदास लिखे हैं, इसी पे लिखे, अग्निमित्र पर लिखे। अब आते हैं नेक्स्ट। पुराणों के अनुसार देवभूति शुंग वंश के 10वें एवं अंतिम शासक थे। उसके बाद आता है कर्ण वंश। कर्ण वंश 72 से लेकर 27 ईसा पूर्व में मगध के शुंग वंश के स्थान लिया और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को 72 ईसा पूर्व में वासुदेव ने उखाड़ फेंका था। सुषुम्न इस वंश की अंतिम शासक था और दक्कन पठार क्षेत्र में सातवाहन वंश के शासकों की सत्ता में वृद्धि के परिणाम स्वरूप 45 वर्षों के बाद कर्ण वंश की समाप्त कर दिया गया। उसके बाद था कुषाण वंश। कुषाण वंश के बाद आ जाएगा गुप्त शासन। कुषाण वंश में मगध क्षेत्र के कुषाण युग के अवशेष खोजे गए। उन्होंने पहली शताब्दी ईस्वी, अब ईस्वी में आ गया है कि यहाँ पे ईसा मसीह की जन्म हो गई, उसके बाद की बात कर रहे हैं। पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र में अपना अभियान शुरू किया और कुषाण शासक कनिष्क 78 से लेकर 125 ईस्वी द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने के परिणाम मिलता है, क्योंकि यह मगध का राजधानी था। कौन सा, पाटलिपुत्र।
वह अपने साथ प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक अश्वघोष को भी ले गया। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद इस क्षेत्र पर लिच्छवी का शासन था और चिरांद, बक्सर, बोधगया, वैशाली और कुम्भहारा के कुषाण वंशों से कई सिक्के मिलते हैं। और यहाँ पे जाके हम मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर साम्राज्य ख़त्म करते हैं, फिर आते हैं गुप्त साम्राज्य के बाद। ये चैप्टर नंबर 6 है। अब इस पे देखते हैं और यही अंतिम होगा। देखिए, गुप्त साम्राज्य के बाद आया था मध्यकालीन। गुप्त भारत के प्रमुख हिस्सों को अपने अधीन एक एकत्रित प्रशासन के तहत लाने में सफल रहे। गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बीच का अंतर यह था कि मौर्य प्रशासन में सत्ता केंद्रीकृत था, लेकिन गुप्त साम्राज्य में शासन जो शक्ति था अधिक विकेंद्रीकृत है। जैसे अभी केंद्रीकृत नहीं है, विकेंद्रीकृत है, यानी कि केंद्र में सत्ता अभी ज़्यादा है, वैसे ही। और गुप्त काल में क्या है, जो गांव शहर जो स्थानीय सरकार था उसके पास शासन बहुत ज़्यादा था, पावर ज़्यादा था, शासन को बंटवारा कर दिया। गुप्त साम्राज्य के प्रांतों में विभाजन किया गया था और प्रांतों को आगे जिलों में विभाजित किया गया था और गांव को सबसे छोटी इकाई रखा गया था। ठीक है। श्री गुप्त साम्राज्य का पहला राजा था। उसने 275 ईस्वी में साम्राज्य की स्थापना किया। संभवतः उसने उत्तर बंगाल और दक्षिण भारत का एक छोटे से हिस्से पर शासन किया और घटोत्कच अपने पिता श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी बने। इन दोनों राजा ने मिलकर मगध के क्षेत्र के आसपास शासन किया और वे कुषाणों के अधीन थे। गुप्त साम्राज्य और उसके शासक। चंद्रगुप्त प्रथम वो नहीं है, याद रखिएगा, ये अलग है। प्रथम लिखा हुआ यानी कि बहुत बाद की बात कर रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था। वह गुप्त साम्राज्य का पहला स्वतंत्र शासक था। वह महाराजाधिराज का उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। उन्होंने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त युग की शुरुआत किया। उनके साम्राज्य में ऊपरी गंगा घाटी, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल शामिल थे। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। उन्होंने उसके उपलक्ष्य में सोने के सिक्के जारी किए और उन्होंने गंगा घाटी के साथ प्रयाग और अवध भूमि तक अपना प्रभुत्व बढ़ाया। उसके बाद था समुद्रगुप्त। उन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम का स्थान लिया। हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख में समुद्रगुप्त का उल्लेख है, जो ब्राह्मणी लिपि और संस्कृत भाषा में है। समुद्रगुप्त को विंसेंट या अर्थ स्मिथ द्वारा अपनी विजय के लिए भारत के नेपोलियन की उपाधि दिया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा शिलालेख में समुद्रगुप्त का सभी राजाओं का संहारक क्या है? सभी राजाओं का संहारक जो बताया गया है। सब राजा को क्या कहता है? अपना सहायता देते थे, इसलिए संहारक बताता है। समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी दुहित्र कहा। उनके शासन काल के दौरान सिलोन शासक मेघवर्धनम, जो श्रीलंकाई बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी गई थी। वह कला के एक महान संरक्षक भी थे और उन्हें कविराज की उपाधि अपनाई। संस्कृत उनकी दरबारी भाषा था। हरिसेन और वसुबंधु उनके दरबार को सुशोभित किया। कुछ सोने के सिक्के पर उन्होंने वीणा बजाते हुए दिखाया गया, जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त को भी संगीत में रुचि थी और वह हिंदू धर्म के दृढ़ विश्वास रखते थे और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए जाने जाते थे। उसने पदावती, मलवा, योधे और अर्जुनयन, मथुरा और अभीरों के राज्यों पर हमला किया और उन्हें अपने राज्य में मिला लिए।
उनका शासन हिमालय में नर्मदा नदी और ब्रह्मपुत्र के यमुना तक फैला हुआ था। उसे पश्चिमी भाग में शक और कुषाण को हराया था। उसके बाद था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य ही बोलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने राज्य पाने के लिए अपने भाई रामगुप्त को हराया और मार डाला और उनकी विधवा ध्रुव देवी से विवाह किया, उनकी पत्नी से विवाह किया। उन्होंने उनके साम्राज्य का विस्तार करने के लिए मैत्रीपूर्ण संबंध और वैवाहिक गठबंधन स्थापित किया। उन्होंने मध्य भारत की एक नागा राजकुमारी कुबेर नागा से शादी किया। कुबेर नागा से शादी की और उसने जन्मी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाट राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया। उन्होंने कुषाण से मथुरा, शकों से गुजरात पर विजय प्राप्त किया और कम्बंध शासक के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। उन्हें साहित्य को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। किन्हें? विक्रमादित्य को साहित्य को बढ़ावा देने। पाटलिपुत्र और उज्जैनियों उनके शासनकाल के दौरान शिक्षा केंद्र के रूप में उभरे। उनके दरबार में नौ रत्न कवि कालिदास, वेताल भट्ट, वराह मिहिर, चिकित्सक धन्वंतरी, वररुचि, शंकु, अमर सिंह, छपन और घटाकर पार थे। चीनी यात्री फयान ने बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया और पाटलिपुत्र में रहे। वह सोने के सिक्के जारी करने वाले गुप्त राजाओं में से पहला था। उन्हें विक्रमादित्य कहा जाता था और उन्होंने सिंह विक्रमा की उपाधि ली। उन्हें उज्जैन को अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बताया। कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम 415 से लेकर 455 ईस्वी में गद्दी संभाली, जिसे महेंद्रदित्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक नए प्रकार के सोने का सिक्का पेश किया और उनके समय से पहला हुन आक्रमण हुआ और उन समय उनकी उम्र बहुत अधिक थी। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। कुमारगुप्त, यहाँ से याद रखिए, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया। नालंदा विश्वविद्यालय 427 से लेके 1197 ईस्वी तक शिक्षा का केंद्र था। बहुत लंबा, सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। प्रसिद्ध यात्री हेनसांग सांग ने इस विद्यालय में अध्ययन भी किया है और विश्वविद्यालय के बाद 1197 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने के तहत मामलुक वंश की एक सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया। और लास्ट है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है सो भित्ति शिलालेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को हराया, जो जनजाति थे और संभवतः नर्मदा नदी के तट पर के पास स्थित क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने 455 ईस्वी में हुन आक्रमण का भी प्रतिकार किया और 467 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। जूनागढ़ शिलालेख बताता है कि उसके राज्यपाल में सुदर्शन झील में एक बांध पर जीर्णोद्धार का काम करवाया गया था और जिन्हें मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य में विभिन्न शासक जैसे पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त आदि के अधीन विघटित होने लगा और विष्णुगुप्त वंश का अंतिम शासक था। विष्णुगुप्त जो है सो गुप्त वंश का अंतिम शासक था और गुप्त साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया और मगध में मौखरियों की तरह छोटे छोटे राज उभरने लगा। यहीं से हमारा बिहार का प्राचीन इतिहास समाप्त होता है और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेके आएंगे बिहार का मध्यकालीन इतिहास। अगर आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा, अच्छे से वीडियो देखिएगा, पूरा सपोर्ट कीजिएगा, तो हम अच्छे से ऐसे ही 2 से 3 घंटे में कंप्लीट करवाएंगे। ये तो 1.5 घंटा का ही क्लास रहा, 1.5 घंटा लगभग सोच लीजिए।
1.5 घंटा में पूरा प्राचीन इतिहास बिहार में ख़त्म हो गया। आप इसको क्या कीजिएगा, केवल सुनिएगा, लिखना छोड़ दीजिए। अगर एक वीडियो, इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले आने तक 10 से 15 बार सुन लिए ना तो लगभग पूरा याद हो जाएगा। याद हो, एग्ज़ाम में जाकर प्रैक्टिस हम लेके आएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, आप वो भी कीजिएगा, फिर एग्ज़ाम देख देखिएगा, नहीं आया तो फिर बताइएगा क्वेश्चन सर नहीं आया था। चलिए, इसके के बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो, हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो हमारा जो है सो ईमेल आईडी दिया हुआ है, हमारा जो है सो आपको टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है, हमारा जो है ट्विटर आईडी दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, बाय।